क्लियर खुला तो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 22 का बारूदी कनेक्शन भी जुड़ गया है। शाहीन के सीक्रेट लॉकर से मिले करीबन 18 लाख रुपए कैश से इस टेरर मॉड्यूल की फंडिंग चेन का पहला सुराग भी अब पुलिस प्रशासन को सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल गया है। और अब बारी है ओवरग्राउंड वर्कर से लेकर अंडरकवर रिक्रूटमेंट पर एक्शन की, जो कि इस टेरर मॉड्यूल की बी टीम की तरह काम कर रहा था लगातार। एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों की इसी बी टीम पर शिकंजा कस रही हैं, जिसे लेकर यह पूरा आतंकी नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह हिलने वाला है और अपने अंजाम तक भी पहुंचने वाला है। दिल्ली धमाके की फंडिंग चेन खुल रही है। व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का टेरर ट्रेल भी एक्सपोज होने वाला है। लो एक्सपोजर हाई एक्सपर्टीज वाले इस टेरर मॉड्यूल का मास्टर कंट्रोल सेल हो या अंडर कवर रिक्रूटमेंट सेंटर, अब सब कुछ जल्द बेनकाब होने वाला है। ऐसा ही एक बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब जैश ए मोहम्मद की लेडी आतंकी मैडम सर्जन और शाहीन सईद के सीक्रेट रूम ने आतंक के राज को उगलना शुरू किया, जहां इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के फंडिंग चेन का पहला बड़ा सुराग मिला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित डॉक्टर शाहीन के फ्लैट नंबर 22 की अलमारी के सीक्रेट लॉकर से 18 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले। जब जांच टीम पहुंची तो कमरा कुछ ऐसा ही था। ये जो आप लॉकर देख रहे हैं, ये लॉकर जब खुला तो इसमें क्या मिला मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताया जाता है कि जब लॉकर खुला तो अधिकारियों की आंखें चौंधिया। शाहीन के लॉकर से जितना पैसा, सोना चांदी और विदेशी करेंसीज निकली, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। ये देखिए लॉकर खुल चुका है और इस लॉकर में क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश था। कमरा नंबर 22 का लॉकर खुला तो 18 लाख रुपए कैश मिले। फिर गोल्ड मिला, मतलब बड़ी मात्रा में यहां पर सोना इकट्ठा करके रखा गया था। और आकलन किया जा रहा है कि ये जो सारी करेंसी थी या जो सारा पैसा था या जो सारी संपत्ति थी, यह आतंक में इस्तेमाल होनी थी। फॉरेन करेंसी यहां पर रखी हुई थी, अलग अलग देशों की फॉरेन करेंसी यहां पर रखी हुई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड लॉकर भी खोला गया तो उसमें कुछ दस्तावेज मिले। हालांकि दस्तावेजों को लेकर अब तक कोई खुलासा सामने नहीं आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 के एक लॉकर से एनआईए को 18 लाख रुपए मिले। अब एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या ये फंड डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क से जुड़े लोगों के जरिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, और इन लोगों की तलाश के लिए अब जगह जगह पर रेड की जा रही है। एनआईए ने इस फंड को जब्त करने के बाद डॉक्टर शाहीन को यूनिवर्सिटी परिसर में मेडिकल रूम, क्लासरूम और डॉक्टर केबिन ले गई, जहां पर डॉक्टर शाहीन की दिनचर्या और उससे जुड़े संभावित सहयोगियों की सूची बनाई गई। अब सूत्रों की माने तो एनआईए उन सभी छात्रों, कर्मचारियों व अन्य लोगों से संपर्क कर रही है और उनकी पहचान कर रही है जिनसे आतंकी नेटवर्क बनाने के दौरान डॉक्टर शाहीन ने मुलाकात की थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस साल 25 सितंबर को शाहीन ने इसमें कुछ रकम कैश में ही ब्रीजा कार खरीदने के लिए इस्तेमाल की थी। एनआईए अब यह जांच कर रही है कि इतना कैश शाहीन सईद के पास आया कहां से। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के कई करीबी फंडिंग के लिए एनजीओ के संपर्क में थे। एजेंसी की जांच में यह बात सामने आई कि एनजीओ के माध्यम से पैसा मंगाने वाले गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक है। गुरुवार को जब उसको फरीदाबाद लाया गया तब वो जांच टीम को लगातार बरगलाती रही, लेकिन अब उसकी आतंक की अलमारी खुली तो उसके राजपाश होने लगे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज की पूछताछ में शाहीन ने कबूला कि वो डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर इस टेरर मॉड्यूल में शामिल हुई और मुजम्मिल उसे जो निर्देश देता था वो वही करती थी। आतंकी मॉड्यूल के लिए लड़कियां या महिलाओं को उसका भर्ती करने का प्लान था, क्योंकि उनसे काम करवाना आसान होता है। सवाल पूछा गया शाहीन से अल-फलाह में किन किन के संपर्क में थे, ताकि सबके बारे में पता चल सके कि कौन करीबी है इन मैडम का। तो जवाब दिया शाहीन ने कि कुछ महिलाओं से मुलाकात होती थी, महिलाओं की भर्ती कराना चाहती थी जमातुल मोमिनात के लिए। फिर एनआईए की टीम ने सवाल दागा, कमरा नंबर 22, क्लासरूम, मेडिकल वार्ड और डॉक्टर कैबिन में क्या क्या किया आपने, मतलब आपकी दिनचर्या क्या होती थी।
फिर शाहीन ने जवाब दिया, आतंकी शाहीन ने जवाब दिया कि वो छात्रों को पढ़ाती थी, लेकिन आतंकी नेटवर्क बढ़ाना उसका मकसद था। पढ़ाई बहाना था, लेकिन आतंकी नेटवर्क बढ़ाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मुस्लिम लड़कियां आतंकी बने, देश में आतंक को फैलाए। फिर एनआईए ने सवाल पूछा कि आतंकी मुजम्मिल से रिश्ता क्या था उसका। फिर जवाब दिया आतंकी शाहीन ने, मुजम्मिल बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा शौहर था। पहले आकलन था कि मुजम्मिल बॉयफ्रेंड था, क्योंकि इससे पहले मैडम शाहीन की शादी हो चुकी थी, अपने पति से अलग हो चुकी थी, सेपरेट हो चुकी थी। लेकिन फिर मुजम्मिल से जब उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि शादी हो चुकी है। 2023 में मुजम्मिल से निकाह हुआ था। शादी में उमर समेत कुल 10 से 12 लोग गए थे और फिर एनआईए की टीम उन 10 से 12 लोगों को लेकर भी जांच कर रही है। अब आतंकियों की इसी बी टीम पर एनआईए समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों का फोकस है। एनआईए ने तो इस टेरर मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का चार्ट तैयार कर लिया है और आतंकियों के बी टीम और सपोर्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए की टीम ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से 2 लोगों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर की कॉल डिटेल्स खंगालने पर हल्द्वानी लिंक उजागर हुआ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से पकड़े गए दोनों संदिग्ध युवकों को एनआईए टीम दिल्ली ले आई है। एनआईए दूसरे राज्यों के कई शहरों में फैले आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसीज के रडार पर लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और श्रीनगर जैसे शहरों के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर है, जो आतंकियों के मददगार हैं। इन शहरों में आरोपियों के पुराने संपर्क, सपोर्ट सिस्टम और संदिग्ध ठिकानों की जांच की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में अब एनआईए की टीम लो एक्सपोजर हाई एक्सपर्टीज के एंगल पर भी मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां अब आतंकियों की बी टीम के बारे में पता लगा रही हैं। ये वो लोग थे जो सीधे धमाके में शामिल नहीं थे, बल्कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। जांच एजेंसियों का ये मानना है कि ये नेटवर्क कवर प्रोफेशन के तहत काम करता है। ऐसे में जांच एजेंसियों की निगाहें अब लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और श्रीनगर जैसे शहरों के उन ग्राउंड वर्कर्स पर है जो आतंकियों के मददगार हैं। जांच एजेंसियां इन शहरों में आतंकियों के संपर्क, सपोर्ट सिस्टम के बारे में पता लगा रही हैं। इतना ही नहीं, ये भी पता लगाने की कवायद की जा रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आतंकियों को लॉजिस्टिक या शेल्टर मुहैया कराया। इसी सपोर्ट सिस्टम की जड़ें उखाड़ने के लिए एनआईए शाहीन को फरीदाबाद के बाद लखनऊ और कानपुर भी लेकर जाएगी। वहीं डॉक्टर अदील को सहारनपुर ले जाया जा सकता है। मकसद एक ही है, टेरर मॉड्यूल के अंडर कवर रिक्रूटमेंट, कवर प्रोफेशंस के सेंटर्स और मास्टर कंट्रोल सेल से लेकर फंडिंग चेन को उजागर करना। इन सबके बीच टेरर मॉड्यूल के फंडिंग चेन का एक और नया चैप्टर उस वक्त खुल गया जब दिल्ली धमाके के आरोपियों में से एक डॉक्टर अदील की व्हाट्सएप चैट सामने आई। व्हाट्सएप चैट के जरिए डॉक्टर अदील ने एक अस्पताल से 8 लाख रुपए मांगे थे। 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक उसकी चैट सामने आई हैं, जिसमें वो एडवांस सैलरी की डिमांड कर रहा है। एनआईए की टीम डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क पैटर्न को उजागर करने में लगी है। इस टेरर नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन में एनआईए को आतंकियों की जो थ्योरी पता चली है वो ये है कि आतंकी हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपने मॉड्यूल से जोड़ रहे थे। ये वैसे लोग थे जिनका समाज में एक्सपोजर बहुत कम था, लेकिन ये धमाके को अंजाम देने के लिए एक्सपर्ट्स जैसी जानकारी रखते थे। आखिर ये आतंकी कैसे ऑपरेशन शैडो नेटवर्क चला रहे थे, जहां धमाके से पहले दिमाग ब्लास्ट होता है? इसकी तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि ये दहशतगर्द 3 कैटेगरी में टेरर नेटवर्क तैयार कर रहे थे। पहली कैटेगरी में वो लोग सीधे तौर पर शामिल थे जिन्हें प्लान के बारे में पूरी जानकारी थी। दूसरी कैटेगरी में पैसे और नौकरी का लालच देकर कुछ लोगों से कई तरह की मदद लेने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जिन्हें आतंकियों के मकसद के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन उनसे मदद ली जानी थी। एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि यह मॉडल अपनी टेरर एक्टिविटीज को अस्पतालों या फिर क्लिनिक्स जैसी सुरक्षित दिखने वाली जगहों से चलाना चाहता था, ताकि किसी को इस पर शक ना हो। और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी इस टेरर मॉड्यूल का एपी सेंटर बन गई। अब डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद अल फलाह के 2 कर्मचारियों का सिमी और जमात इस्लामी से लिंक सामने आया है।
सूत्र बता रहे हैं अल फलाह में सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले 2 स्टाफ के सिमी और जमात इस्लामी जैसे प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठनों के साथ संदिग्ध लिंक हैं। बुधवार को ही एनआईए ने अल फलाह में काम करने वाले वार्ड बॉय सोयब को गिरफ्तार किया था। सोयब पर आरोप है कि उसने दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से पहले उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाए थे। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसीज अल फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर समेत 48 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लाल किला ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर नबी की गतिविधियों और धमाके से पहले के दिनों में उसकी बातचीत को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ में डॉक्टर्स ने बताया कि डॉक्टर उमर का व्यवहार बहुत रूड रहता था। उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था। आतंकी डॉक्टर उमर के फोन से मिले एक वीडियो में वो जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहराता दिख रहा था। फिलहाल उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसीज उसके मददगारों की तलाश में जुट गई है। आतंकी उमर की कॉल डिटेल्स खंगालते खंगालते एनआईए की टीम हल्द्वानी पहुंची और बनभूलपुरा के एक मस्जिद के इमाम से पूछताछ के बाद उसे डिटेन कर लिया गया। बनभूलपुरा के बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना आसिम पर जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन से संपर्क होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी मौलाना आसिम उत्तर प्रदेश के रामपुर दढ़ियाल का रहने वाला है। फिलहाल जांच एजेंसीज के सामने बड़ा सवाल यही है कि डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क अल फलाह से आगे कहां है। इसी कड़ी में अब दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे उन डॉक्टर्स को स्कैन करना शुरू किया जा चुका है जिन्होंने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या फिर पाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। ऐसे डॉक्टर्स की डिटेल के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों के फंडिंग चेन से लेकर टेक्निकल सपोर्ट, अंडर कवर रिक्रूटमेंट और मास्टर कंट्रोल सेल से लेकर कबर प्रोफेशन सेंटर की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों की जांच की सुई राजधानी दिल्ली पर आ टिकी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।